सुप्रभात बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 2, जिसका शीर्षक है दादी माँ। दादी माँ पाठ वसंत भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 में हुआ था। वह मृत्यु 28 सितंबर 2008 में हुई। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने हिंदी की उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना जैसी लगभग सभी गद्य विधाओं में रचना की। ये था डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जीवन परिचय। अब आप पाठ परिचय देखेंगे। दादी माँ नामक पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 2 से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इस पाठ में लेखक ने बचपन में अपनी दादी माँ के साथ बिताए गए समय को तरोताज़ा किया है। लेखक को अपनी दादी माँ से बहुत प्यार है, किंतु जब लेखक को दादी माँ के स्वर्गवास का पत्र प्राप्त होता है तो वह हैरान रह जाता है और दादी के जीवन से जुड़ी घटनाएं लेखक के सामने आ जाती हैं। इन्हीं घटनाओं का वर्णन इस पाठ में किया गया है। अब पाठ की व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि लेखक इस समय 20 वर्ष के थे और वह बहुत ही छोटी छोटी बातों से जल्दी ही घबरा जाते थे। दादी माँ एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने से आप सभी को भी अपनी दादी माँ की याद आ गई होगी और सभी के जीवन में दादी माँ का बहुत महत्व होता है। इसी प्रकार लेखक के जीवन में भी दादी माँ का बहुत महत्व रहा है। जब भी लेखक बीमार हो जाते थे तो उनकी दादी माँ उनका बहुत ध्यान रखती थी। इसी प्रकार उनकी जीवन की घटनाओं पर लेखक ने यहाँ पर प्रकाश डाला है। आइए देखते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि वो अभी 20 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई भी जरा सी कठिनाई आते ही वो घबरा जाते हैं। उनका मन अनमना सा हो जाता है, अर्थात उनका मन घबरा जाता है। उन्होंने बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देख लिए हैं। इसका अर्थ है कि उनकी उम्र अब 20 साल हो गई है। उन्होंने 20 गर्मी के मौसम, 20 बरसातें और 20 वसंत देख लिए हैं। इसका मतलब है कि उनकी उम्र इस समय 20 वर्ष है। लेखक आगे कह रहे हैं कि जो मेरे मित्र हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, वो मेरे मुंह पर तो मुझे खुश करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। उनके बारे में बताते हैं कि छुट्टियां आने वाली हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी मजाक बनाते हैं वो, और उनको जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहते हैं। प्रतिकूलता का अर्थ है विपरीत स्थितियों में घबरा जाना, और उनकी मजाक भी बनाते हैं। अब लेखक कह रहे हैं, मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि अब जो ये मित्र मेरा मजाक उड़ाते हैं, चलो जाने दो इनको बातों को, और मैं अब इनके बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन फिर भी लेखक की आंखों के सामने वो पुरानी
बातें आ ही जाती हैं, शरद की शीत किरणों के समान। जिस प्रकार सर्दियों में जो धूप की किरणें होती हैं वो बहुत स्वच्छ होती हैं, निर्मल होती हैं, उसी प्रकार उनके आँखों के सामने पुरानी यादें भी स्वच्छ होकर एक धुंधली सी छाया के रूप में नाचने लगती हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए मोथा और साई की अधगली घासें, घेउर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अब लेखक की आंखों के सामने उनके गांव का दृश्य आ गया है और उन्हें गांव में अपने, जैसे कि क्वार के दिनों में, क्वार कहते हैं एक महीना होता है, हिंदी महीना, आश्विन का महीना, उसमें वहाँ पर बहुत बारिश आती थी उनके गांव में और उनको वो ही दृश्य याद आ रहा है। लेखक बता रहे हैं कि उनके गांव में चारों ओर पानी ही पानी भर जाता था और दूर के सिवान से बहकर, सिवान का अर्थ है नाला, मोथा और साई ये घासें हैं जो जंगली घासें होती हैं, और घेउर और बनप्याज ये एक जंगली पौधे होते हैं, उनकी जड़ें जो पानी में बहकर आ जाती थी। तो लेखक बता रहे हैं कि दूर के जब नाले से पानी के साथ साथ बहकर मोथा और साई की अधगली घासें और घेउर और बनप्याज की जड़ें, मतलब कुछ जंगली पौधों की जड़ें और बरसाती घासों के बीज आ जाते थे और उन पर सूरज की गर्मी ऊपर से पड़ती थी, तो जो पानी में उनकी एक बदबू सी आने लगती थी। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि रास्तों में जो कीचड़ है वो सूख जाता था और जो गांव के लड़के थे सभी, वो जो सरोवर बन जाते थे जगह जगह झाग से भरे हुए, उनमें वो थपाक से कूदने लगते थे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ ना मिले, गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। अब लेखक कह रहे हैं कि जब वो उन लड़कों को उस जलाशयों में नहाते हुए देखते थे तो उनका बहुत मन करने लगता था उसमें नहाने का, और वो नहा भी लेते थे। उनका मानना है कि अगर आषाढ़ के मौसम में, आषाढ़ का अर्थ है मतलब ये गर्मी के समय में होता है, एक हिंदी महीना है ये, तो आषाढ़ के समय में आम और जामुन बहुत आते थे। तो लेखक कह रहे हैं भले ही हमें आषाढ़ के महीने में आम और जामुन ना खाने को मिले, हमें कोई चिंता नहीं है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, एक महीना होता है मार्गशीर्ष, और उसमें कह रहे हैं वो कि इसमें भले ही हमें चिवड़ा और गुड़ खाने के लिए ना मिले, कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि उन दिनों में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए लेखक इनको भी खाने की जिद नहीं कर रहा है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, और चैत्र के महीने में लाई अर्थात खीलें, खील के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, कोई उन्हें दुख नहीं होगा। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो उन्हें बड़ा बुरा लगेगा। मतलब क्वार के दिनों में अगर उन्हें ये जो गंदा जल जलाशयों में भरा रहता था, अगर इसमें कूदने को नहीं मिलेगा तो उन्हें बड़ा ही दुख होगा। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक इसमें कहना चाह रहे हैं कि वो अंदर से वो उसमें मतलब नहाना चाह रहे थे। मैं भीतर हुड़क रहा था, उनकी जो चाह थी वो उस पानी में नहाने की थी। वो 1-2 दिन तो वो उसमें नहा लिए,
और फिर नहा धोकर क्या हुआ, उनको बीमार हो गए। उनकी जो बीमारी थी वो हल्की नहीं थी, बहुत तेज़ बीमार वो हो गए थे। लेकिन लेखक को हल्की बीमारी अच्छी लगती थी, क्योंकि उसमें उनको थोड़ा थोड़ा बुखार हो जाता था, थोड़ा सिर में दर्द, और उन्हें खाने के लिए नींबू और साबू की खिचड़ी उनकी दादी माँ देती रहती थी। लेकिन इस बार जो उनका बुखार था वो बहुत ही तेज़ चढ़ा था उनको बहुत अधिक ठंड लग रही थी। उनकी दादी माँ उनको रजाइयों पे रजाइयाँ उड़ा रही थी। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। अब लेखक कह रहे हैं कि दिन में वो जब बुखार की अवस्था में चादर ओढ़कर सोए हुए थे तो दादी माँ आई, और शायद वो उसी सरोवर में नहाकर आई थी। वो बहुत दुबली पतली थी, स्नेह सने, यानी कि उनका जो शरीर था वो प्रेम से परिपूर्ण था, प्रेम से भरा हुआ था। और उनके शरीर पर किनारीहीन धोती, यानी कि बिना किनारी वाली वो धोती पहनती थी। सन से सफ़ेद बाल, जूट के समान सफ़ेद बाल थे उनके। सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता, और उनके सिर से ताजे टपकते हुए जल की ठंडक आ रही थी। आते ही उन्होंने मेरा सर और पेट छुआ। पेट छूकर और सर छूकर उन्होंने बुखार का अनुमान लगाया, ज्वर का अनुमान लगाया। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में कुछ गांठ में बांध रखा था, और वो वहाँ से कुछ मिट्टी लाई थी, और उन चबूतरे से उठाकर उसमें वो मिट्टी लाकर उन्होंने लेखक के मुंह में डाल दी और माथे पर भी लगाई। और उसके पास वो उसकी चारपाई के पास दिन रात बैठी रहती थी। कभी उनको पंखा झलती और कभी उनके हाथ पैर छूकर बुखार का अनुमान लगाती थी। उनके सिर पर दालचीनी का लेप करती। दालचीनी एक ये मसाला होता है, और जिसको दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और बार बार उसको छूकर बुखार का अंदाज़ा लगाती रहती थी। आगे देखते हैं। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। अब लेखक कह रहे हैं कि जो दादी माँ थी वो सबसे अनेक प्रश्न पूछती रहती थी कि तुमने हांडी में पानी देखा क्या, उसमें पीपल की जो छाल से छौंक लगाते हैं वो लगाया कि नहीं, जो मूंग की दाल की खिचड़ी है वो उसमें दाल एकदम से अच्छी तरह मिल तो गई है ना, और कोई बीमार के घर में कोई सीधे एकदम अंदर सीधा तो नहीं आ गया। इस प्रकार मतलब दादी माँ को बहुत वहम रहता था, इस वजह से वो बहुत सारे प्रश्न घर वालों से पूछती रहती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती, और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। अब लेखक कह रहे हैं कि जो दादी माँ थी उनको गांव की 50 तरह की दवाइयों के नाम याद थे। उनसे किसी भी दवाई का नाम पूछ लो चाहे तो। गांव में कोई भी बीमार हो जाता तो वो उसी के पास चली जाती, और
वहाँ भी वही काम करती, उसके हाथ छूती, उसका पेट छूती, उसका माथा छूती, और फिर उसको मलेरिया, सरसाम एक बीमारी होती है जो सिर में ज्वर चढ़ जाता है, उसको सरसाम कहते हैं, निमोनिया, और इन सभी का उसको मतलब अनुमान रहता था कि इसको कौन सी बीमारी हो सकती है, तो वो उसके ही फिर इलाज उनको बताने लगती थी। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। अब जब महामारी फैलती थी गांव में, विषुचिका कहते हैं हैजा की बीमारी, जिसमें उल्टी दस्त की शिकायत होती है, उसको हैजा कहते हैं। और महामारी होती है जैसे छुआछूत की कोई वो होती है बीमारी। तो जब ये बीमारियां फैलती थी गांव में, तो उसकी दादी माँ सुबह उठकर नहाने के बाद लौंग और गुड़ से मिलाकर एक कुछ मिश्रण बनाती थी, और गूगल और धूप को जलाकर उसकी धूप दिखाती थी चारों तरफ। और सफाई के मामले में तो उनकी दादी माँ बहुत सफाई पसंद थी, वो गंदगी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। और अगर दवा में कोई देर हो जाती तो मिश्री या शहद घर में अगर ख़त्म हो जाता, चादर के गिलाफ नहीं बदले जाते, तो वे पागल जैसी हो जाती थी। मतलब कि उनको दवा में देरी बर्दाश्त नहीं थी, और वो डांटने लगती थी सबको घर में अगर ये सामान उनके घर में ख़त्म हो जाते थे। चादर अगर कोई नहीं बदलता था या तकिए का गिलाफ नहीं बदल जाता था, तो वो असामान्य हो जाती थी, पागलों के समान व्यवहार करने लगती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस में महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि बुखार तो उन्हें अब भी आता है। ये तो जो पहले बताया उन्होंने वो बचपन के बुखार की बात थी, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे बुखार अब भी आ जाता है। लेकिन क्या होता है, नौकर पानी देकर चला जाता है, जो खाना पकाने वाला है वो खिचड़ी या साबू की खिचड़ी देकर चला जाता है, डॉक्टर साहब आएंगे, उनको चेक करेंगे, उनकी नाड़ी देखेंगे, चले जाएंगे, कुनैन मिक्सचर की शीशी की दवाई देंगे उनको। कुनैन एक दवाई होती है जो बुखार में दी जाती है, और उसके जो लेकिन उसकी जो तिताई, उसका जो तीखापन है, तिताई कहते हैं तीखेपन को, यानी कि जो कड़वा कसैलापन सा होता है, उससे लेखक बहुत डरते थे, उसके तीखेपन से, और वो उसके डर से ही उनके बुखार भी भाग जाता था। पर लेखक कह रहे हैं पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कह रहे हैं मुझे ऐसा बुखार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस समय अब उनके साथ उनकी दादी भी नहीं होती, और तथा लेखक बुखार से दूर ही रहना चाहते हैं।